हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एटम्स के बारे में, एटम्स के साइज के बारे में, एटम्स के साइज और उसके एटॉमिक रेडियस में क्या फ़र्क है वो भी डिस्कस करेंगे। और एटम्स के अंदर भी क्या पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या एटम्स को डिवाइड किया जा सकता है, अगर हाँ किया जा सकता है तो उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और उसके अंदर अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो उस पर कौन कोई चार्ज भी रहता है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, आप बने रहिए लास्ट तक, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एटम्स को डिफाइन करते हैं। ये आप जान चुके हैं अकॉर्डिंग टू महर्षि कनाद, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस, सभी के अकॉर्डिंग यही बात पता चलता है कि अगर मैटर को डिवाइड करें तो सबसे छोटा पार्ट जो होगा उसका, जो कि अब डिवाइड नहीं होगा, वो एटम्स कहलाएगा। यानी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाएगा। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ अ मैटर, यानी मैटर का जो सबसे बेसिक यूनिट होगा, जो सबसे छोटा पार्ट होगा, वो एटम कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ मैटर। अगर मान लें कि आप एक घर बनाए हैं, घर अगर पूरी तरह से बन गया, लेकिन जो सबसे पहला जो आप ईंट दिए होंगे, वो सबसे पहला ब्रिक्स जो होगा उस घर के कंपैरिजन में सबसे छोटा पार्ट होगा, जो कि एज ए एटम वर्क करेगा। तो यानी एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर के फॉर्म में एटम्स को ट्रीट कर सकते हैं। आगे देखिए, जितने भी मैटर है वो एक एटम्स, बहुत सारे एटम से ही मिलके बना है। यानी आप कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। नेक्स्ट देखिए इसका डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखिए, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट मिल करके वाटर कंपाउंड बनता है, लेकिन इसको और तरीके से बोल सकते हैं। जैसे बोलूँ कि हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम कंबाइन होकर के वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है, तो बात तो एक ही है। तो एक चीज़ आपको ये समझ में आया कि एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का। जैसे मैं अगर बोलूँ कि हाइड्रोजन एलिमेंट है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट होते हैं। तो ये एटम जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हाइड्रोजन का एटम ही यहाँ पे पार्टिसिपेट ले रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे है तो ऑक्सीजन का एटम ही पार्टिसिपेट ले रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आया कि एटम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स तो होता ही है, जो एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। नेक्स्ट देखिए, एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट, एकदम सही है। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन का बहुत सारा हाइड्रोजन का ही एटम प्रेजेंट होगा। दो हाइड्रोजन के एटम में अगर कंपेरिजन करें तो ये दो हाइड्रोजन का एटम आपस में जुड़े हुए रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं। मतलब सारे हाइड्रोजन का एटम एक दूसरे से कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, फ्री नहीं रहते हैं। एक्चुअली में हाइड्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का एक एटम मिल करके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स बनेगा, ये आपका फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता, मतलब मॉलिक्यूल्स फ्री में रहता है, हाइड्रोजन का एटम कंबाइंड रहता है। अब आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे साइज ऑफ एन एटम। एक्चुअली में एटम का साइज किस रेंज में होगा वो देखते हैं। तो इससे पहले मैं आपको यहाँ फिगर दिखाना चाहूँगा। ये फिगर से आपको ये समझ में आएगा कि अगर हम इमेजिन करें कि एटम अगर सर्कुलर है, स्फेरिकल है, तो उसके बीच में सेंटर भी होगा। तो सेंटर और उसके बाहरी सरफेस के बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे। अगर ये एटम है तो एटम का स्फेयर है, तो एटम के सेंटर और उसके बाहरी सरफेस के बीच के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। तो एक सवाल और कि जब एटॉमिक रेडियस, ये वाला सारा एटॉमिक रेडियस है, तो जितना भी एटॉमिक रेडियस एरिया कवर करेगा उतना ही उसका साइज होगा। मतलब ये हुआ कि एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज में कोई फ़र्क नहीं है, जितना उसका एटॉमिक रेडियस होगा उतना ही वो साइज कवर करेगा। ये आपको समझ में आ गया। अब सवाल है कि हम एटॉमिक रेडियस को किस फॉर्म में मेजर करते हैं, तो एक्चुअली में वो किस रेंज में मेजर करते हैं। तो जैसे बोलो कि नैनोमीटर के रेंज में। कैसे, आपको मैं समझाता हूँ। अगर यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, एक्चुअली में एटॉमिक रेडियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम कितना होता है, 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एक और हीलियम के बारे में दिखाता हूँ आपको। हीलियम का आपको दिख रहा होगा, हीलियम का एटॉमिक रेडियस 1.22 10⁻⁻10 मीटर। इस दोनों में आपने क्या कॉमन देखा, इस दोनों में आपने कॉमन देखा इस दोनों में ही 10⁻⁻10 मीटर है। मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियस होगा, वो रेंज होगा वो 10⁻10 के ही रेंज में होगा।
ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी आपको रेंज देखना है कि एटम का साइज का जो रेंज होगा वो 10⁻⁻10 मीटर के अबाउट में ही होगा। ये आपको समझना है। अब एक चीज़ और मैं समझाता हूँ आपको। अगर मैं मान लूँ कि अगर कोई भी एटम सर्कुलर है तो उसके बीच में जस्ट बीच में सेंटर है उसके, और बाहरी सरफेस के बीच में रेडियस को एटॉमिक रेडियस बोल दिए। क्या एटम्स को क्या डिवाइड किया जा सकता है? हाँ, अब मैं आपको समझाता हूँ कि एटम को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है और किया गया भी है एक्चुअली में। तो जब एटम को हमने डिवाइड किया, हम सब साइंटिस्ट लोग ने, तो एटम्स के जस्ट बीच में एक चीज़ पता चला जिसको न्यूक्लियस उन्होंने बोला। यानी जो एटम के जस्ट सेंटर पे कोई हैवी पार्टिकल्स होता है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया, और एटम्स के न्यूक्लियस के चारों ओर एक पार्टिकल्स चक्कर लगाता है जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोल दिया। यानी आपको समझ में आ गया कि एटम्स के जस्ट बीच में जो पार्टिकल्स है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, एटम्स के चारों ओर भी जो पार्टिकल्स चक्कर लगाता है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और एक चीज़ और, न्यूक्लियस पे 2 पार्टिकल्स अगेन वहाँ पे रहता है। यानी न्यूक्लियस जो है वो तो एक हैवी जो है वहाँ पे हैवी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियस, लेकिन उस न्यूक्लियस पे कौन सा पार्टिकल्स प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर एटम अगर सर्कुलर है तो जस्ट बीच में एक सेंटर है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला। उस न्यूक्लियस पे प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। अब इस सभी पे चार्ज कैसा रहता है? P से प्रोटॉन तो P से पॉजिटिव चार्ज याद रख लेंगे, N से न्यूट्रॉन तो नो चार्ज, जीरो चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज रहता है। ये याद रख सकते हैं, अगर सेंटर पे पॉजिटिव है तो जस्ट उसके बाहरी ओर माइनस, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है, यानी प्लस और माइनस में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहा होता है। ये चीज़ें बहुत सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने देखा कि एटम्स को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, और एक्चुअली में इसमें इसका साइज किस रेंज में है ये भी आपने सीखा। एटम के साइज और एटॉमिक रेडियस में कोई फ़र्क नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स एटॉमिक रेडियस। और जितने भी एटम का साइज होगा वो सभी का साइज 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में ही होगा। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, क्या न्यूक्लियस का साइज, यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये एटम का साइज है, तो किसका साइज बड़ा होगा? तो जाहिर सी बात है एटम का साइज बड़ा होगा, तो न्यूक्लियस का साइज छोटा होगा क्योंकि इस एटम के तो अंदर में ये न्यूक्लियस है। तो कितने होगा इसका न्यूक्लियस का साइज कितने रेंज में होगा? तो 10⁻⁻15 के रेंज में होगा, और एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होगा। जाहिर सी बात है एटम का साइज बड़ा होगा तो वैल्यू ही देखिए बड़ा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको रियली में समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अगर आप कर लिए हैं तो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि और भी वीडियो को पब्लिश करना चाहिए, पब्लिसिटी करना चाहिए, जहाँ तक हो सके आप अपने फ्रेंड को, जहाँ तक हो सके आप प्लीज़ इसको फैलाएं मेरे वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोग को जानकारी हो पाए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।